हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है जो हमारी सीरीज चलती आ रही है बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो सीरीज चलती आ रही है, उसी सीरीज का एक अगला पार्ट होने वाला है। अब इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था दंडों के सिद्धांत के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं दंडों के प्रकार के बारे में। दोनों चीजें अलग अलग है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। इस वीडियो को जो ये हमारी सीरीज है बीएनएस की सीरीज, इसको आप पार्ट 1 से लगा करके देखते आइए तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद जो जो वीडियो में बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी सीक्वेंस में बना रहा हूँ जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। तो आप पार्ट 1 से लगा करके देखते आइए। अब इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा था दंडों के सिद्धांत के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं दंडों के प्रकार के बारे में। दंडों के सिद्धांत क्या होते हैं वो उस वीडियो में पूरा समझा दिया था। दंड के प्रकार के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अब दंडों के प्रकार के बारे में किताब सेट करके पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं, अगर आम भाषा में समझा दूं तो दंडों के प्रकार क्या बताते हैं। दंडों के प्रकार हमें ये बताते हैं कि भारत में, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता को हम पढ़ रहे हैं, तो भारत में किसी भी अपराध के लिए अगर कोई दंड दिया जाता है तो वो दंड कौन सा दंड होगा, किस प्रकार का दंड दिया जा सकता है, कितने प्रकार के दंड हमारे देश में न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, उनके बारे में बताया गया। अब भारतीय न्याय संहिता में कुल 6 प्रकार के दंडों के बारे में बताया गया। इससे पहले जो हमारी आईपीसी थी उसमें 5 प्रकार के दंडों के बारे में बताया गया था। अब एक दंड भारतीय न्याय संहिता में अलग से जोड़ दिया गया। कौन सा जोड़ा गया उसको भी हम पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। अब दंड किसे दिया जाएगा, दंड किसे दिया जाएगा, दंड किसी अपराधी को दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा, उसने कोई अपराध कारित किया है उसके लिए उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। तो वो दंड कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में दंडों के प्रकारों के बारे में बताया गया है, और इससे पहले जो थी आईपीसी उसमें कहा सेक्शन 53 में दंडों के प्रकार के बारे में बताया गया था। अब भारतीय न्याय संहिता में तो 6 प्रकार के दंड है और आईपीसी में 5 प्रकार के ही दंड थे। एक दंड का प्रकार भारतीय न्याय संहिता 2023 में अलग से जोड़ दिया गया है। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में दंडों के प्रकार के बारे में बताया गया है। कौन कौन से दंड है, पहला तो है मृत्यु दंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास, चौथा है संपत्ति का संप्रहरण, पांचवा है जुर्माना, और छठा जो नया दंड जोड़ा गया है वो है हमारा ये सामुदायिक सेवा का दंड। अब ये वाला जो दंड है सामुदायिक सेवा का दंड, धारा 4F, इसको नया जोड़ा गया है। ये पहले हमारी आईपीसी में नहीं था। बाकी के ये जो 5 है ये यूं के यूं हमारी आईपीसी में थे और बीएनएस में भी है, यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक नया दंड जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है सामुदायिक सेवा का दंड। इसको हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये नया जुड़ा है, तो इस बार एग्जाम में आ सकता है, एलएलबी के हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, सभी को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। जनरली कौन से पूछे जाते हैं, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं, और इस बार ये नया जुड़ा है तो इसको भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको इन तीनों को तो अच्छे से पढ़ना है। अब आईपीसी में क्या था, आईपीसी में ये 5 प्रकार के दंड दे रखे थे। अब मैं आपको यहाँ आईपीसी का रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूँ, मेरे चैनल का मोटिव तो ये है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में लॉ के बारे में समझाना, एलएलबी के बारे में, आपको जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाना। लेकिन अब यहाँ आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमारे तो बीएनएस आ गया तो हम बार बार आईपीसी का रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है। तो जहां जहां जरूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहीं पे मैं आपको आईपीसी का रेफरेंस दूंगा। आपका फालतू का टाइम में खराब नहीं करूंगा और आपका सिलेबस भी मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन जहां जरूरी है आईपीसी को लाना, आईपीसी के साथ कंपेयर करके पढ़ना, वहां मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट टाइम ये आया 2023 में ही ये कानून आया, अभी लागू हुआ है, तो अब इसके बाद फर्स्ट पेपर होने जा रहा है इसके ऊपर, तो कंपेरेटिव पूछ सकता है। इसीलिए हम जहां इंपॉर्टेंट है वहां आईपीसी को भी और बीएनएस को दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो अब यहाँ दंडों के प्रकार में हमें कंपेयर करते हुए पढ़ना है। 2 चीजें याद रखनी है, पहले उसमें कहां दे रखा था, आईपीसी में दे रखा था 53 में, बीएनएस में कहां दे रखा है, बीएनएस में दे रखा है सेक्शन 4 में। आईपीसी में कितने थे, आईपीसी में थे 5 प्रकार के दंड, बीएनएस में कितने हैं, बीएनएस में कितने हैं 6 प्रकार के दंड। एक दंड एक्स्ट्रा जुड़ा है, कौन सा दंड एक्स्ट्रा जुड़ा है, सामुदायिक सेवा का दंड एक्स्ट्रा जुड़ा है। कहां एक्स्ट्रा जुड़ा है, धारा 4F में, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4F में नया दंड जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है, सामुदायिक सेवा का दंड जुड़ा है, ये आपको याद रखना है। अब इन दंडों को एक एक करके हम समझते जाते हैं। भाई सबसे पहले तो दंड किसे दिया जाता है, दंड किसी अपराधी को दिया जाता है, उसके अपराध के बदले में दिया जाता है। तो भाई अपराध के बदले में हर देश के अपने अलग नियम है। भारत में इन 6 प्रकार के दंडों से दंडित किया जाता है, लेकिन हर देश के अपने अपने अलग नियम है।
कई देशों में हाथ काट दिए जाते हैं, पांव काट दिए जाते हैं, इस प्रकार के दंड दिए जाते हैं। अपने देश में इन 6 में से कोई ना कोई एक दंड दिया जाता है। कोई भी न्यायालय में किसी भी अपराध के लिए इन 6 दंडों के अलावा किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि दंड वही दिए जा सकते हैं किसी भी अपराध के लिए कोई भी न्यायालय द्वारा उसे उसी रूप में दंडित किया जा सकता है जो कि कानून में लिखा गया है। और कानून में क्या लिखा गया है? कानून में इन 6 प्रकार के दंडों का ही वर्णन किया गया है। तो यानी कि हर अपराध के लिए इन 6 में से ही किसी न किसी एक प्रकार का दंड दिया जाएगा। अब अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा, कारावास दिया जाएगा, किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। अब बात करें मृत्यु दंड की। मृत्यु दंड ऐसा दंड है जो दंडों की श्रृंखला में सबसे ऊपर आता है और सबसे कठोरतम दंड माना जाता है। मृत्यु दंड को दंडों की श्रृंखला में सबसे ऊपर आता है एक तो, और इसे सबसे कठोर दंड माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दंड के बाद वो व्यक्ति पूर्ण रूप से हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। अब मृत्यु दंड देने के कई सारे रास्ते हैं। अलग अलग तरीके से मृत्यु दंड दिया जा सकता है। जैसे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देख के मारा जा सकता है लोगों द्वारा। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में कोई अपराध कारित करता था तो राजा द्वारा उसे अपने क्षेत्र के बाहर निकाल दिया जाता था और आम लोगों द्वारा उसे पत्थर मार मार करके उसकी हत्या कर दी जाती थी, या कहीं बांध करके सारे लोग उस पर पत्थर मारते थे और उसकी हत्या हो जाती थी। तो वो भी एक प्रकार का मृत्यु दंड था। लेकिन भारत में किस प्रकार का मृत्यु दंड दिया जाता है? भारत में मृत्यु दंड दिया जाता है फांसी वाला। भारत में फांसी के रूप में, इसे आम भाषा में हम इस मृत्यु दंड को फांसी की सजा के रूप में भी जानते हैं कि आम भाषा में इसे क्या बोला जाता है? फांसी की सजा दे दी गई, या इसे मृत्यु दंड को ही फांसी की सजा कहा जाता है। क्योंकि भारत में मृत्यु दंड देने का एक ही उपाय है, फांसी के तौर पर, यानी कि फांसी की तरह सजा सुना दी जाती, फांसी की सजा सुना दी जाती, उसे ही मृत्यु दंड कहा जाता है। तो दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये सबसे प्राचीनतम भी है, एक तो आपको ध्यान रखना है सबसे प्राचीनतम है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है मृत्यु दंड। राजा महाराजाओं के टाइम से, उनके पहले भी के टाइम पे भी मृत्यु दंड दिए जाते थे। दूसरा, ये श्रृंखला में, इस दंडों की श्रृंखला में सबसे ऊपर आता है और सबसे कठोर दंड माना जाता है। इसको किसको? मृत्यु दंड को। आम भाषा में इसे फांसी की सजा कहते हैं। भारत में इसे फांसी के रूप में मृत्यु दंड दिया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से दिया जाता है। कुछ देशों में इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा दिया जाता है, कुछ देशों में मगरमच्छ से भरी नदी में फेंक दिया जाता है, कुछ देशों में अलग तरीके से दिया जाता है, कुछ में जला दिया जाता है, कुछ में हाथ पांव काट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कर करके उन्हें मृत्यु दे दी जाती है। भारत में एक ही तरीके से दी जाती है, वो है फांसी की सजा। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब आम भाषा में इसको फांसी की सजा कहते हैं। अब मृत्यु दंड कहाँ दिया जाता है? मृत्यु दंड मुख्य रूप से पहले तो जो हमारी आईपीसी चलती थी उसमें मृत्यु दंड बहुत कम जगह दिया जाता था, लेकिन जैसे ही हमारी बीएनएस आई वहां पर मृत्यु दंड बढ़ा दिया गया, यानी कि कुछ ऐसे अपराध और जोड़ दिए गए जिनमें भी मृत्यु दंड दे दिया गया था। पहले आईपीसी में मृत्यु दंड कुछ मुख्य मुख्य अपराध थे, उन्हीं में पहले आईपीसी में कुछ मुख्य मुख्य अपराध में ही मृत्यु दंड दिया जाता था, लेकिन बीएनएस आने के बाद कुछ और अपराध उसमें जोड़ दिए गए जिनमें मृत्यु दंड दिया जाता है। जैसे राजद्रोह में भी मृत्यु दंड दिया जाता है। हत्या के मामले में, जो पहले भी था, हत्या के मामले में अब भी मृत्यु दंड दे दिया जाता है। बलात्कार के मामले में भी मृत्यु दंड दे दिया जाता है। छोटे बच्चे से बलात्कार के मामले में भी मृत्युदंड की प्रावधान किए गए, यानी कि कुल मिलाकर के मृत्युदंड के अब बढ़ा दिया गया है। किसमें? बीएनएस में बढ़ा दिया गया। आईपीसी में पहले कम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन अब मामले कुछ बढ़ गए। तो मृत्युदंड से रिलेटेड आपको यही चीजें ध्यान रखनी कि एक तो ये श्रृंखला में सबसे ऊपर आता है, सबसे कठोरतम दंड है, सबसे प्राचीनतम दंड है। इसके बाद इसे भारत में फांसी के रूप में मृत्युदंड दिया जाता है और राजद्रोह, हत्या, बलात्कार आदि मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है। अब ये सबसे प्राचीनतम दंड तो है, लेकिन इसे आम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं दिया जाता। इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही मृत्युदंड दिया जाता है। आपने ये लाइन सुनी भी होगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। इस केस में ही आपको मृत्युदंड दिया जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड कब दिया जाता है? जब वो मामला, जब उसने कोई अपराध कारित किया तो वो अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आएगा, तब जाकर के उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, अन्यथा उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। अब एक केस लो है, आपको ये केस लो भी मैं बताता हूँ। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में न्यायालय द्वारा कहा गया था, इस केस में न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को जो है मृत्युदंड कब दिया जाएगा? मृत्युदंड तभी दिया जाए जब उसने जो अपराध कारित किया है उसके लिए मृत्युदंड का एक तो प्रावधान है, और उसका जो अपराध है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता हो, यानी कि ऐसा जघन्य अपराध किया हो जो आम व्यक्ति के लिए एक
दहला देने वाली बात हो, ऐसी स्थिति में ही उसे मृत्युदंड दिया जाए, अन्यथा उसे अगर कोई और ऑप्शन है जैसे कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास, दोनों ऑप्शन होते हैं, तो वहां पर उसे आजीवन कारावास दे दिया जाए, मृत्युदंड नहीं दिया जाए। लेकिन अगर उसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया है तो ऐसी स्थिति में उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इस केस में यही कहा गया था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही मृत्युदंड दिया जाए। अब एक केस और है, शबनम बानो बनाम भारत संघ। ये रिसेंटली बहुत हाईलाइट हुआ था, आप लोगों को ध्यान भी होगा। ये तो बहुत एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप अलग से पढ़ भी सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं, अगर आप लोग कमेंट चाहो तो कमेंट करना, मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। इसमें क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। शबनम बानो बनाम भारत संघ, इस केस में शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को क्या किया था, इसने चाय में नींद की गोलियां मिला करके उनको सुला दिया था, 7 लोगों को, अपने ही परिवार के 7 लोगों को। और जब वो सो गए तो उन्हें इसने अपने ही परिवार के 7 लोगों को कुल्हाड़ी से सर काट करके मार दिया था। किन लोगों को? 7 लोगों को, अपने ही परिवार के 7 लोगों को मार दिया था। और उनमें से एक तो 10 महीने का बच्चा था। कितना था? 10 महीने का बच्चा था। अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया, 7 लोग थे परिवार में, 7 को मार दिया। और उनमें से एक जो था वो केवल 10 महीने का बच्चा था, वो बोल भी नहीं पाता था, ऐसी स्थिति में था, तो भी उसे मार दिया। किससे मार दिया? कुल्हाड़ी से मार दिया, सर काट दिए। तो इस केस को क्या माना गया? इसमें सरकार ने क्या माना, सॉरी इसमें न्यायालय ने क्या माना कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइप का केस है और इसमें शबनम बानो को फांसी की सजा हुई थी। अब शबनम बानो क्या थी? पहली ऐसी महिला जिसे फांसी हुई थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिए कि आजादी के बाद भारत में अब तक दिसंबर 2024 तक कितने व्यक्तियों को फांसी की सजा हो चुकी है? सुनाई गई नहीं है, सुनाई तो बहुतों को गई है, पर कितने लोगों को असल में फांसी दे दी गई है? 2024 दिसंबर तक कितने लोगों को असल में फांसी दे दी गई है? और आजादी के बाद पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसे भारत में फांसी की सजा सुनाई गई? पहली महिला तो मैं पहली सॉरी पहली महिला तो मैंने आपको बता दी कि शबनम बानो वो पहली महिला थी जिसे आजादी के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। यानी कि महिला में पूछा जाए तो महिला में पहली महिला तो ये थी, शबनम। लेकिन पहला व्यक्ति कौन था आजादी के बाद? पहला व्यक्ति कौन था जिसे सजा सुनाई गई? और अब तक दिसंबर 2024 तक आजादी के बाद कितने लोगों को फांसी की सजा मिल चुकी है? सुनाई गई नहीं है, सॉरी, मिल चुकी है। ठीक है, अब बात करें आजीवन कारावास के ऊपर। फांसी की सजा पूरा मैंने आपको समझा दिया, मृत्युदंड समझा दिया। आजीवन कारावास की, आजीवन कारावास कहां दे रखा है? ये भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में दे रखा है। आजीवन कारावास में क्या होता है? आजीवन कारावास का अर्थ है कि संपूर्ण जीवन, जितना जब उसने क्राइम किया उससे लगा करके, जब उसे सजा सुनाई जा रही है तब से लगा करके उसके जीवन के अंत तक का कारावास दिया जाना, वो आजीवन कारावास कहलाता है। अब ये जो है श्रृंखला में, इसे भी एक बहुत ही बड़ा दंड माना जाता है। किसे? आजीवन कारावास को एक बहुत बड़ा दंड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब उसने अपराध किया और जब उसे सजा सुनाई जा रही है तब से लगा करके उसका बचा हुआ पूरा जीवन उसे कारावास में बिताना होता है। अब यहां पर कई लोगों के मन में डाउट होता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई आजीवन कारावास जो है, नाम का आजीवन कारावास होता है, असल में उसे 14 साल में छोड़ दिया जाता है। 14 साल में वो आजाद हो जाता है, जेल से उसे छोड़ दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि 20 साल में उसे छोड़ दिया जाता है। तो असल में ऐसा नहीं है। असली बात क्या है? सही बात यह है कि आजीवन कारावास में उस व्यक्ति को अपराध करने के बाद जब सजा सुनाई गई है तब से लगा करके उसका जब तक जीवन है, तब तक, जब तक उसकी लाइफ है तब तक के लिए उसे कारावास में भेज दिया जाता है। लेकिन हमारा एक सेक्शन है नया एक्ट का, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 475, 475, इसका लाभ लेकर के किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की सजा क्या होगी? उसकी पूरी लाइफ तक की होगी। लेकिन इस सेक्शन का लाभ लेकर के अगर उसकी सजा, उसने 14 वर्ष तक अपनी जेल काट ली, यानी कि 14 वर्ष तक की सजा पूरी कर ली, तो उसके बाद जाकर के सरकार के द्वारा उसे छोड़ा जा सकता है। यानी कि 14 वर्ष के बाद उसे माफ किया जा सकता है कि भाई 14 वर्ष तक, ऐसा मान लिया जाता है कि भाई 14 वर्ष तक अगर कोई समाज से अलग रह गया है तो पूरा समाज से उसके नेटवर्क वगैरह सब खत्म हो गए होंगे और वो अब सुधरने की स्टेज में आ गया होगा। यानी कि अगर सरकार चाहे, समुचित सरकार अगर कोई चाहे तो उसे 14 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद छोड़ सकती है। 14 वर्ष से पहले तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन 14 वर्ष अगर उसने पूरे कर लिए
तो समुचित सरकार द्वारा उसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये यहाँ ये बात याद रखिए, सभी व्यक्तियों को नहीं छोड़ा जाता। जब अगर सरकार चाहती है और सरकार द्वारा उन्हें कहा जाता है, न्यायालय में कोई अपील की जाती है, न्यायालय में एप्लीकेशन वगैरह दी जाती है, ऐसा कुछ किया जाता है, तो जाकर के उसे 14 वर्ष की सजा पूर्ण होने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन 14 वर्ष की सजा होने तक तो उसे जेल में रहना ही पड़ेगा, यानी कि 14 वर्ष से पहले तो किसी भी कीमत पर नहीं छूट सकता। सरकार अगर चाहेगी, समुचित सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएंगे, तो जाकर के 14 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद उसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। किस मामले में? आजीवन कारावास वाले मामले में। अब इसका भी एक केस है, लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। लक्ष्मण नस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको लिख के ले लेना चाहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों केस का तीनों इंपॉर्टेंट है। इस केस में ही बताया गया था कि भाई किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की अगर सजा मिली है तो 14 वर्ष के बाद वो अपने आप नहीं छूट जाता। 14 वर्ष के बाद वो अपने आप इस सेक्शन का 475 का लाभ नहीं ले सकता। जब समुचित सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएंगे, समुचित सरकार चाहेगी, तो जाकर के उससे 14 वर्ष के बाद छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर समुचित सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं दिए गए, सेक्शन 475 का लाभ वो व्यक्ति खुद नहीं ले सकता। अगर सरकार चाहती है तो उसे छुड़वा सकती है, परंतु अगर नहीं चाहती तो वो आजीवन कारावास उसे पूरा करना ही होगा, यानी कि टिल डेथ उसे जेल में रहना ही होगा। तो ये बात आपको समझ लेनी। इस केस में कहा गया था कि या तो उसका पूरा होगा कारावास, जब तक वो उसकी लाइफ है तब तक उसे जेल में बितानी पड़ेगी, या फिर अगर सरकार चाहती है तो वो इस सेक्शन की बीएनएस की 475 इस सेक्शन के तहत उसकी सजा 14 वर्ष पूरी हो जाने के बाद उसे छुड़वा सकती है। लेकिन कौन? समुचित सरकार ही छुड़वा सकती है, अपने आप को 14 वर्ष के बाद हर व्यक्ति नहीं छूटेगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बात करें तीसरे अपराध के बारे में, जो कि है कारावास। कारावास और आजीवन कारावास में क्या अंतर है? आजीवन कारावास होगा, टिल डेथ तक कारावास होगा, जिस तरह का उसने अपराध किया है उस तरह के अपराध के अनुसार उतने साल का, उतने महीनों का, उतने दिनों का कारावास हो सकता है। अब कारावास भी दो प्रकार का होता है। कैसा? पहला तो होता है कठिन या कठोर श्रम के साथ, यानी कि परिश्रम के साथ, और दूसरा होता है एक सादा कारावास जिसमें उसे कोई काम नहीं करना होता। अब ये जो कठिन या कठोर श्रम के साथ होता है, इसमें क्या होता है कि अपराधी को जिसे कारावास हुआ है, सजा हुई है, उससे कोई ना कोई जेल में काम करना पड़ता है। जेल में रहते हुए उसे कोई ना कोई काम करना होता है, तो उसे जो कहते हैं श्रम के साथ होने वाला कारावास, या कठिन या श्रम के साथ होने वाला कारावास, यानी कि उसे जेल में भी रहना है और जेल में किसी न किसी तरीके का जो भी उसे काम बताया जाएगा वो काम उसे करना पड़ेगा, तो वो कठोर कारावास कहा जाएगा। और एक होता है सादा कारावास। सादा कारावास में उसे सिर्फ जेल में रखा जाता है, जेल में बंद करके रख दिया जाता है, उससे किसी तरह का कोई काम नहीं कराया जाता है। अब ये जो कठिन या कठोर परिश्रम वाला है, सामान्यतः क्या होता है कि जिन्हें लंबे समय तक के लिए जेल हो जाती है, कारावास की सजा उसे सुना दी जाती है, लंबे समय की, लंबे सालों की, या जो जिनका अपराध सिद्ध हो गया है उन्हें सजा सुना दी गई है, ऐसी स्थिति में उन्हें ये वाला कारावास दिया जाता है। कौन सा? कठिन या श्रम के साथ कारावास। और जिनके ऊपर ट्रायल अभी चल रही है, जो जिनकी अभी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन किसी कारण से उन्हें जेल में रखा जा रहा है, तो उन्हें ऐसा सादा कारावास दिया जाता है। इसमें क्या होता है, उसमें उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, उसे सिर्फ जेल में रहना है, दोनों टाइम खाना आ जाएगा, वो खाना खाना है और जेल के अंदर ही रहना है, लेकिन इसके अंदर उसे काम भी करना पड़ेगा। तो ये सामान्य तो उसे दी जाती है जिसे सजा सुना दी गई है, कंफर्म हो गया कि अपराधी और सजा सुना दी गई, ये जिस पर ट्रायल चल रहा है उसे सादा कारावास दिया जाता है। अब बात करें अगले की, तो अगला है संपत्ति का संपहरण। अब आज के टाइम में 2024 में ये अपराध, इसकी सजा बहुत कम दी जाती है, संपत्ति का संपहरण। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने, जिस अपराधी ने कोई अपराध किया है, तो उस अपराधी की जो संपत्ति है बाहर, कोई भी चल संपत्ति हो सकती है, कोई भी अचल संपत्ति हो सकती है, यानी कि उसकी गाड़ी घोड़ा बाइक कुछ भी हो सकता है, या उसके खेत है, जमीन है, घर है, कुछ भी हो सकता है। तो सरकार चाहे न्यायालय चाहे तो उसके अपराध के बदले क्या कर सकती है, उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है और अपने पास रख सकती है, यानी कि उस व्यक्ति से उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो इस प्रकार की जो सजा होती है वो होती है संपत्ति का संपहरण। इसमें क्या होता है, इसमें कुल मिलाकर के यही है कि उस अपराधी की चल या अचल संपत्ति को अपने पास जब्त करके अपने पास रख लेती है। अब ऐसी सजा बहुत कम दी जाती है, लेकिन फिर भी दी जाती है। इस सजा में आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें उसकी चल या अचल दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार की संपत्ति को या सारी संपत्ति को न्यायालय के आदेश से जब्त किया जा सकता है। अब बात करें जुर्माने की, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जुर्माना।
जुर्माने की सजा लंबे समय से दी जाती आ रही है। आईपीसी में भी थी, आईपीसी में ये पांचों थी। आईपीसी में भी जुर्माना दिया जाता था और बीएनएस में भी जुर्माना दिया जाता है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। भाई पहले आप जब आईपीसी की सजा के अंदर देखोगे तो आईपीसी के सेक्शन के अंदर क्या था, कहीं अपराध ऐसे भी थे जहां पर सिर्फ 10 रुपए का 10 रुपए का जुर्माना था, कहीं पे 20 रुपए का जुर्माना, कहीं पे 100 रुपए का जुर्माना। ऐसे छोटे छोटे जुर्माने थे पहले आईपीसी में अपराधों के बदले। लेकिन आज के समय के हिसाब से वो उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि आज के समय 10-15 रुपए हर किसी के पास मिल जाते हैं। तो अपराधियों के मन में क्या आ गया था, अपराधियों के मन में ऐसा हो गया था कि भाई कोई भी अपराध करो 10-15 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का जुर्माना देकर के वैसे ही छूट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस जुर्माने को अब बहुत बड़ा दिया गया है, यानी कि पहले से तो बहुत बड़ा दिया गया। पहले जहां 10-20 रुपए हुआ करते थे वहां हजारों लाखों तक का जुर्माना हो गया, जहां पहले लाखों का जुर्माना नहीं था, बहुत कम था। तो अब बीएनएस में क्या कर दिया गया है, जुर्माना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले 10-15 रुपए का जुर्माना भी होता था, यानी कि 10-15 रुपए का जुर्माना दिया और वो उस अपराध से छूट जाते थे। तो अब उस जुर्माने को बीएनएस में बढ़ा दिया गया। मेन यही फर्क है, जुर्माना पहले भी था आईपीसी में भी और बीएनएस में भी है, लेकिन पहले आईपीसी में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए ऐसा जुर्माना था काफी ज्यादा अपराधों में। उससे ज्यादा भी था, 1000 में भी था, परंतु ज्यादातर अपराधों में क्या था, बहुत कम जुर्माना था, जो कि आज के समय के हिसाब से उपयुक्त नहीं था, 2024 के हिसाब से उपयुक्त नहीं था। तो अब उस जुर्माने को बहुत बढ़ा दिया गया है, किसमें, बीएनएस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 4 में नई जोड़ी गई है, ये पहले आईपीसी में नहीं था। सामुदायिक सेवा को स्पेसिफिक इस वर्ड को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया कि सामुदायिक सेवा किस प्रकार का दंड होगा या किस प्रकार की सामुदायिक सेवा के बारे में बताया गया, यानी कि न्यायाधीशों की स्वयं की शक्ति के ऊपर इसे छोड़ दिया गया है कि न्यायाधीश अपने हिसाब से इसके अंदर कोई सामुदायिक सेवा की सजा सुना सकता है। अब ये कब सुनाई जाती है, सामुदायिक सेवा की सजा कब सुनाई जाएगी, जब अपराध छोटे अपराधों में, छोटे अपराधों में ही सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई जाएगी। अब इसका मुख्य ऐड करने का मेन कारण ये था कि भारत के अंदर जेलों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि भाई जेलों में लोग अंदर जगह ही नहीं है, जेलों में जगह ही नहीं बची। आप लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हो या लॉ के स्टूडेंट, तो आपके लॉ कॉलेज की ओर से या लॉ स्कूल की ओर से आपको जेल विजिट कराई होगी या कराते होंगे, कई सारे कॉलेज में कराते हो, हमें तो कराते थे। तो जब हमने भी जेल विजिट करी थी, तो जेल में हमने देखा था कि भाई स्पेस ही नहीं है लोगों के लिए, भरे पड़े कमरे में। एक अगर लास्ट आदमी को बाहर निकालना है तो उसके लिए सबको उठाना पड़ेगा, तब जाकर के वो लास्ट आदमी बाहर आ पाएगा। ऐसी स्थिति हो गई थी जेलों की, ऐसी स्थिति है, होगी, क्या थी, है अभी भी। तो इन जेलों में भीड़ को कम करने के लिए, छोटे छोटे अपराधों के लिए व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जाए, उसके लिए भी ये सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। अब सामुदायिक सेवा का जो जोड़ा गया है, किन अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा और सामुदायिक सेवा का दंड क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सामुदायिक सेवा का जो दंड है वो छोटे मामलों में दिया जाएगा, जैसे किसी ने कोई चोरी कर दी, चोरी की रकम कितनी थी, 5,000 से कम थी, 5,000 से कम की चोरी की रकम थी, और जो उसने सामान चोरी किया उसकी वैल्यू 5,000 से कम थी, और चोरी होने के बाद जब वो पकड़ा गया तो उस सामान को भी वो 5,000 के सामान को भी वो वापस लौटा देता है। तो ऐसी स्थिति में उसे इनमें से कोई जुर्माना, संपत्ति संवरण, कारावास, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, इनमें से कुछ नहीं दिया जा करके उसे सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा। अब सामुदायिक सेवा कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी पार्क है, वहां जहां उस न्यायालय है, उस न्यायालय के आसपास कोई पार्क है, तो उसे यह सजा सुना दी जा सकती है कि इस पार्क की सारी जो फेंसिंग है उस फेंसिंग पे कलर कर दो, या किसी अनाथालय में जाकर के बच्चों की सेवा कर दो, या किसी ट्रैफिक पुलिस के पास पे जाकर के 1 महीने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था संभालो, इस ट्रैफिक पुलिस के अंडर, वहां इस चौराहे पर खड़े रह करके ट्रैफिक व्यवस्था संभालो, या ऐसा किसी भी प्रकार का सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। ऐसा कब होगा, जब उसने कुछ अपराध है, जैसे 5 या 6 अपराध है जहां पर सामुदायिक सेवा के दंड को जोड़ा गया है। जैसे एक तो चोरी कर ली जिसकी कीमत 5,000 से कम थी और वो सामान भी उसने वापस लौटा दिया। दूसरा अपराध है दूसरा अपराध है जहां स्वयं को मरने की, यानी कि सुसाइड करने की धमकी देना। कब देना, जब किसी सरकारी कर्मचारी को अपना काम करने से रोकने के लिए खुद सुसाइड करने की धमकी देना। यानी कि मान लीजिए एक कोई खेत है, यहां पर पटवारी आया है, पटवारी किस लिए आया है, सीमा ज्ञान के लिए, अपने किसी भी काम के लिए आया है। तो यहाँ जिस व्यक्ति का खेत है वो क्या कहता है,
वो ये कहता है कि अगर ये पटवारी या सरकारी कर्मचारी मेरे खेत के अंदर आए तो मैं यहाँ फांसी ले लूंगा या यहाँ पर अपना गला काट लूंगा, अपने आप को मार दूंगा। ऐसी बात अगर कहता है तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है, इस सरकारी व्यक्ति को अपना काम करने से रोक रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कोई करता है, सुसाइड करने की धमकी देता है, तो वहां पर भी उसे सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, पहला तो था कि 5,000 से कम की चोरी, दूसरा ये हो गया। तीसरा एक और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी चौराहा है, उस चौराहे पे कोई भी नशा करके घूम रहा है या किसी भी प्रकार का उपद्रव मचा रहा है, सामान्य प्रकार का उपद्रव मचा रहा है, नशा कर रहा है, हलचल कर रहा है, जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसे भी पकड़ करके उसे भी सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। अब सामुदायिक सेवा में न्यायालय में न्यायाधीशों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो किसी भी प्रकार का दंड दे सकते हैं जो सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आता हो, ऐसा किसी भी प्रकार का दंड दे सकते हैं अपनी समझ के ऊपर से। इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया कि इसी तरह की सामुदायिक सेवा ही होगी, किसी भी प्रकार की न्यायाधीश अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब पहले जो मैं आपको ये 10 रुपए वाला एग्जांपल बता रहा था जुर्माने में, वो यही था कि जब कोई व्यक्ति चौराहे पर या कहीं पर भी नशा करके घूमता था तो उससे जुर्माना क्या था, 10 रुपए का जुर्माना ही था उस टाइम पे, किसमें, आईपीसी में। लेकिन अब बीएनएस में बढ़ा दिया गया और बीएनएस में इस अपराध को तो सामुदायिक सेवा के अपराध में जोड़ दिया गया है। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लेट हो रही है, मैं कोशिश करूंगा आप जल्द से जल्द इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की। इस सारे ही जो मैंने पढ़ाया, इसके सारे ही नोट्स जब हमारी बीएनएस कंप्लीट हो जाएगी तो सारे ही नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां जाकर के इन सारे नोट्स को ले सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं।